आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये हमारी यूनिट 4 है। इस वाली यूनिट में हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, वाटर्स का, आयंस का, और किस तरीके से वो अपने मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उनका फूड फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 6 किया था। चैप्टर 6 में हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के टिश्यू के बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो थोड़ा सा हम अपने माइंड में लेकर चलेंगे ताकि हम इजीली इसे कवर कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, और ट्रांसपोर्ट इसकी किस डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल, यूजुअली यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि रूट्स में से वाटर और मिनरल आते हैं जो अप स्टेम में जाएंगे, स्टेम के बाद वो पर लीफ, ब्रांचेस, इस तरीके से आगे मूव करते हैं, जबकि ब्रांचेस की तरफ जाते टाइम ये मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड और जो दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर बनते हैं उन सब का। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का थ्रू फ्लोएम, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जो फ्लोएम है ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, यानी कि जो खाना है वो लीफ में बनता है और वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, रूट्स पर भी जाता है और टिप में भी जाता है, हर पार्ट को जाता है। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का या फिर आयंस का। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि 3 जो इम्पॉर्टेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जिसकी वजह से मटेरियल, आयंस जो भी है ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं। तो 3 तरीके हैं। पहला है डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न होता क्या है? डिफ्यूज़न सबसे पहला हमें पता है कि मान लेते हैं कि एक साइड पर कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है आयंस की, जब वो मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो गई, पैसिव मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेटेड रीजन से लोअर कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ मूव करते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और हम अगर देखें प्लांट्स के अंदर जो गैसियस मूवमेंट होती है वो भी थ्रू डिफ्यूजन ही होती है। प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। फिर एक होता है डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? जो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जब वो मूव करते हैं, वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस होती है, ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं चलती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी वजह से डिफ्यूजन भी जो है वो इंक्रीज होगी, डिफ्यूजन की जो रेट है वो इंक्रीज होगी, डिफ्यूजन इंक्रीज। सेम सेकंड है मीडियम इन विच डिफ्यूजन। अगर किस तरह के मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, किस तरह का है, तो उसका भी असर पड़ता है कि हाँ भाई जिस तरह का मीडियम होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफ्यूजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी अगर जो मीडियम है ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और अगर वो डाइल्यूटेड होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगी। फिर प्रेशर, जितना ज़्यादा हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही फास्ट जो है डिफ्यूजन होगा। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, यस, कि जो आपने मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हो आप इसमें, या फिर जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वो मूव कर रहे हैं, कि उसकी क्या परमेबिलिटी है, वो सेलेक्टिवली परमेबल है, इम्परमेबल है, किस तरीके से है वो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये
जो पहली प्रोसेस हमने बात की है यहाँ पर डिफ्यूजन में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल किया था सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल होता है हेड और टेल वाला पोर्शन, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो तो इजीली मूव कर जाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को प्रॉब्लम होती है इसके थ्रू पास होने में। तो उस वक्त वो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाते। तो उस टाइम पर जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसमें हमें पता है प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं। तो जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ पर हेल्प करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, जो जिन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना है जो कि हाइड्रोफिलिक है इन नेचर, वो प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे और बिना एनर्जी के यूज़ किए मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड ये मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा वो सेम ही होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जैसे ही सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स का यूज़ हो जाता है तो जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, यानी कि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ये एक स्पेसिफिक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ही स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करती है सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए सब्सटेंस, कि कौन कौन से सब्सटेंस अपटेक करने हैं, कौन कौन से रिमूव करने हैं, इस तरीके से। फिर एक टर्म आती है पोरिन। पोरिन वो प्रोटीन्स होती हैं जो फॉर्म करती हैं ह्यूज पोर्स, बड़े पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनके साथ जुड़कर पास होते हैं। फिर ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, हेड पोर्शन, टेल पोर्शन, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जैसे ही जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल रोटेट होगा, आउटसाइड से इसे इनसाइड की तरफ मूव कर देगा। वहीं पोरिन्स के बारे में भी हमने बात करी। कुछ एक टर्म आती है एक्वापोरिन्स, ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती है जो एज अ वाटर चैनल यहाँ पर काम करती है। अब हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एज अ चैनल काम कर रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से अंदर की तरफ। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट 3 टाइप्स की हमें देखने को मिलेगी। 3 टाइप्स की हमें इसमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। किस बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो सिंगल मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली मूव करता है वो यूनिपोर्ट शो करता है। और सबसे पहले जैसे कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर रहा है, किसी और से लिंक नहीं कर रहा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उस मूवमेंट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, वो होगी यूनिपोर्ट प्रोसेस। वहीं अगर 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट करते हैं, कई बार क्या होता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट 2 तरह की हो सकती है। या तो ऐसा हो कि दोनों ही मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये डायग्राम, कि दोनों ही इनसाइड मूव करें या फिर दोनों ही आउटसाइड मूव करें, तो वो होगा सिम्पोर्ट, जब दोनों मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक साथ, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं एंटीपोड। यूनिपोड सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है इंडिपेंडेंट टू अदर मॉलिक्यूल्स। एंटीपोड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सिम्पोड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड से यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, एक्टिव यानी कि यूज ऑफ एटीपी, जहाँ पर एनर्जी का यूज होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज किया जाता है ताकि मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाया जा सके। और इधर हम एक चीज देखते हैं कि इधर क्या होता है, जैसे कि मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पर लो कंसंट्रेशन भी है मॉलिक्यूल की और अंदर हाई है, तो उस केस में भी एटीपी मूव करता है, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट कराता है। इसके अंदर
कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं इनहिबिटर्स। कई बार क्या होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स आकर उनके काम को रोक देते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमने चैप्टर 21 में डिस्कस किया था, उसके अंदर ये आता है। तो ये 3 तरह का ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक टेबल आपकी बुक में दे रखी है तीनों ही डिफ्यूजन के लिए। पहला है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तीनों में से किसको चाहिए होते हैं? तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हाईली सेलेक्टिव कौन होते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाईली सेलेक्टिव है। मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है एंट्री के लिए। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स इसमें नहीं रुकता, इसमें कंटिन्यू रहता है। इसमें रुक जाता है जब सभी प्रोटीन चैनल्स यूज हो जाते हैं, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में नहीं होता, इसमें ऐसा होता है। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। अब हमें पता है जो वाटर है वो प्लांट के लिए एक बेसिक नीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वाटर उसको अपनी ग्रोथ के लिए तो चाहिए ही, साथ साथ वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट मिलते हैं, मिनरल्स या फिर हम कह सकते हैं मिनरल्स उसके अंदर डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो वाटर एक तरीके से एक मीडियम, एक मीन्स का काम भी कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, इम्पोर्टेंट जो भी उसको चाहिए होता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की अलग अलग प्लांट्स में, वो डिफरेंट होती है। इन एग्जाम्पल जैसे वाटरमेलन के पास ओवर 92% वाटर होता है, वहीं हम हर्बेशियस प्लांट देखते हैं तो उनके पास 10 to 15% ही फ्रेश वेट और होता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, कंसंट्रेशन होती है अलग अलग प्लांट्स में। इवन पार्ट्स में भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम वहीं सीड्स देखें तो सीड्स हमें ड्राई दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा अवेलेबल होता है। अब हम उसी के रिगार्डिंग की प्लांट और वाटर रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल होता क्या है? जो वाटर पोटेंशियल होता है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशंस। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम में रिलेटेड टू प्योर वाटर। देखिए जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं, लिक्विड फेस हो गैसेस फेस हो दोनों में, और ये मूव करते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक, ये मूव करते हैं। इनका वाटर जो पोटेंशियल होता है, हम वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई से, और वाटर पोटेंशियल के लिए हम स्मॉल w का यूज करते हैं। अब जो वाटर पोटेंशियल है यानी कि एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें कि जिस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, फ्री एनर्जी जो होती है इन मॉलिक्यूल्स की मूव करने की, वो लिक्विड फेस में और गैसेस फेस में तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि 2 कंपोनेंट हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, वो थे सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पर बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, वाटर के आयंस की, और जिसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और वो आसानी से मूव करेंगे। एक और चीज़, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो होता है 0। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल 0 होता है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नो प्रेशर, तो वो तो होता है 0 एक प्योर वाटर का। प्योर वाटर हैव ग्रेटेस्ट पोटेंशियल बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम इज ग्रेटर। हाँ, जो प्योर वाटर है उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वाटर आयंस की, फ्री मॉलिक्यूल्स आयंस की, वो ज़्यादा होती है।
वहीं अगर एक प्योर वाटर के अंदर हम सॉल्यूट्स मिला दें, कोई भी सॉल्यूट हमने मिलाया तो वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सॉल्यूट्स के आने की वजह से जो नंबर होगा फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वो डिक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यही कारण है कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के ऐड होने की वजह से जो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। दिस इज द रीजन कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं। प्रेशर, अगर कोई भी सैंपल है हमारे पास वाटर का, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाएगी, उन्हें एनर्जी मिलेगी, और जिसकी वजह से हम हमेशा देखते हैं जो प्रेशर पोटेंशियल होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। जो वाटर पोटेंशियल है उसका रिलेशनशिप होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड प्रेशर, तो इसे हम डिनोट करते हैं इस इक्वेशन से। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस में प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हमेशा अफेक्टेड होता है बाय सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते चले जाते हैं तो उसका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, और जैसा हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उससे वो पॉजिटिव हो जाता है।